सो इन आर मॉडर्न हिस्ट्री अब हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ पॉलिसीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में हमने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंडर कवर किया। ठीक है, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे? बॉम्बे था, ठीक है, मद्रास, ठीक है, कोलकाता, जिसको बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है, उस टाइम पे बंगाल ही था पूरा रीजन। इसको किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर किया था, इसमें हमने बहुत सारे वॉर्स पढ़े थे, ठीक है, किस किस तरीके से उन वॉर्स को किया था। अब ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट तो पूरा कर लिया कि मिलिट्री के जोर पे लड़ाइयों वॉर कर करके किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को कवर करना है। इसका एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है पॉलिसीज। कुछ ऐसे एरियाज भी थे ब्रिटिशर्स ने जो एनेक्स किए थे कुछ पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। और वो कौन सी पॉलिसीज थी? वो पॉलिसीज थी, पहली द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड सेकंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि कैसे इंडिया को कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इनको कैप्चर किया है। उसमें वॉर टैक्टिक्स से जितने एरिया कवर हो सकते थे वो हमने, वॉर से कैसे उन्होंने आधे से ज्यादा इंडिया को कवर किया, रेस्ट ऑफ द इंडिया को कैसे कवर किया, वो इन पॉलिसीज के बेसिस पे किया था। सो एक एक करके इन पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट पॉलिसी इज योर सब्सिडरी अलायंस। क्या था ये सब्सिडरी अलायंस? इट वाज अ न्यू डिवाइस फॉर एस्टैब्लिशिंग इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए, ठीक है, वो स्टेट्स जो इंपॉर्टेंट हैं ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता लग गया था कि भाई ये इंडिया के जो रूलर्स हैं ये ग्रीडी हैं, इनके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि अपना एरिया को बचा ले। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे ये ऑटोमेटिकली हमारे एरिया के अंडर आ जाए। सो इनडायरेक्ट कंट्रोल बनाना था। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या था कि वहां पे राजा तो वही रहेगा बट वो सिर्फ एक पपेट होगा, बल्कि सारा कंट्रोल बिहाइंड द सीन किसके पास होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सो सब्सिडरी लाइन स्टार्ट किसने किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा था बंगाल के कॉन्क्वेस्ट में। रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद सब्सिडरी लाइन्स की शुरुआत की थी, बट इसको फाइनल शेप किसने दिया था? ठीक है, फाइनल शेप मतलब जो इसका एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो बहुत बड़ा रोल प्ले जिसने किया था, वो जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड वेलेस्ले को, ठीक है। सो आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेस्ले इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। ही गेव इट द फाइनल शेप ड्यूरिंग 1798 टू 1805। इन्होंने ही सब्सिडरी अलायंस को फाइनल शेप दी थी और मैक्सिमम एरिया जो सब्सिडरी अलायंस का ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स किया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर ही हुआ है, ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? व्हाई इट वाज सो मच इंपॉर्टेंट? पहला रीजन क्या है? टू चेक आउट द डेंजर्स फ्रॉम फ्रांस। क्योंकि इस टाइम का जो एरिया है कौन सा? 1790s का जो पीरियड है, 1790 आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1798 से 1805 ये जो पीरियड है, इस टाइम नेपोलियन वॉर्स चल रहे थे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जिसके बारे में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो बहुत पावर में राइज कर रहे थे यूरोप में, काफी एरिया उनका कॉन्क्वेस्ट के अंदर आ रखा था। और हमने ये पढ़ा है मद्रास में टीपू सुल्तान कार्नेटिक वॉर्स में कि फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत ज्यादा एनिमिटी थी। सो नेपोलियन का डर खत्म करने के लिए, नेपोलियन का डेंजर खत्म करने के लिए दे इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस। नेपोलियंस पावर एंड इंक्रीजिंग द हॉस्टिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी वजह से क्या हो रहा था? जो इंडियन स्टेट्स थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ क्या हो रहे थे? हॉस्टाइल हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंच पावर्स भी इंडिया में आ रखी थी उस टाइम पे, तो फ्रेंच पावर्स को जो था वो हौसला मिल रहा था और वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ भड़का रहे थे। सो ये डर खत्म करने के लिए और अपना कंट्रोल रीअश्योर करने के लिए सब्सिडरी अलायंस लाना पड़ा। सेकेंड रीजन क्या था? द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड डायरेक्टली इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द एक्सपेंशन। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रूलर्स के हमने एंग्लो मराठा वॉर में ये देखा था कि ब्रिटिशर्स ने इनके इंटरनल मैटर्स में डायरेक्टली इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। कौन पेशवा बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन किसको मारेगा नहीं मारेगा, वो यहाँ पे शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि अब इनको ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1800 का पीरियड जो है वो इंग्लैंड की हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड माना जाता है। वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल रही थी और इसका एक इम्पैक्ट हमने एक्ट्स में भी पढ़ा था कि क्या हुआ है, ब्रिटिशर्स का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ले ली गई थी। सो और ज्यादा लैंड एक्वायर करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, जिसके लिए हमें डायरेक्टली इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना पड़ेगा, जो कि मराठा डायनेस्टी के साथ लेट स्टेज में हुआ भी था। सो दीज वर द टू रीजंस जिसकी वजह से सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस के फीचर्स ये थे, ये आपको एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में,
ठीक है, और पूछा भी गया है। नॉट टाइप स्टेटमेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। द फर्स्ट फीचर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटिव स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि भैया हम जिम्मेदारी लेंगे, जिस भी स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस मान लीजिए साइन किया, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद ने साइन किया सब्सिडरी अलायंस, तो हैदराबाद की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का देखरेख कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स करेंगे, ठीक है। बट बदले में नेटिव स्टेट्स नॉट टू मेक एनी डिसीजन ऑन डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। साइन की हुई ट्रीटी में ये भी लिखा हुआ था कि जो स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन करेगा वो ना तो अपने डिफेंस को हैंडल करेगा खुद से, मतलब जब चाहे अपनी आर्मी नहीं रख सकता, और वो किसी के साथ इंटरनेशनल रिलेशन या एक्सटर्नल रिलेशन किसी दूसरी डायनेस्टी के साथ बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के बिना वो नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी फॉरेन रिलेशन और कोई भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के बगैर नहीं होगा। तो एक तरीके से क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट बनकर रहेगा। ऑल फॉरनर्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर कोई दूसरे कंट्री के फॉरनर हैं, फ्रेंच एम्बेसडर है या कोई दूसरी कंट्री के एम्बेसडर है, उनको निकाल दिया जाएगा और ब्रिटिश रेसिडेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नर्स, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा। क्यों? ताकि वो उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर सके, उनकी इंटेलिजेंस गैदर करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे सके, उनकी वीकनेस को वो आइडेंटिफाई कर सके, जिसे लेटर ऑन एक्सप्लॉइट करे। ब्रिटिश ट्रूप्स कैंटोनमेंट इज टू बी स्टेशन्ड इन द स्टेट एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। अभी पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डेंजर से बचाएगा, बट उस डेंजर से बचाने का जो पैसा है वो स्टेट अपने आप देगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई फ्रीडम थी ही नहीं, ठीक है। आपको जबरदस्ती वो ट्रूप्स अपने खर्चे पे रखने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, जिस भी स्टेट ने अगर ये साइन कर लिया तो वहां पे अपने कुछ ट्रूप्स बटालियन वहां पे स्टेशन डिप्लॉय करता था, पर उन बटालियन का खर्चा, वहां का उनका मेंटेनेंस वगैरह सब उसी स्टेट को देना पड़ता था जिसने वो अलायंस साइन किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका पैसा नहीं देता था। द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय एनी आर्मी ऑफ हिज ओन, ठीक है। और जो उसकी खुद की आर्मी थी उसको वो डिसबैंड करनी पड़ी और वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ही आश्रित होके रह गया। हाउ द लैंड एनेक्सेशन हैपेंड। अब इससे एरिया अनेक्स होना कैसे शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो एरिया ऐसे अनेक्स हुआ, द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड लेंड इट्स ट्रूप टू नेटिव प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, अपने ट्रूप्स को बोला कि भैया जाओ, इस स्टेट की सिक्योरिटी तुम्हारे हाथ में है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंडली नेटिव स्टेट वुड फाइट अ कॉमन कॉज। इन्होंने एक कॉमन एनिमी की तरफ लड़ाई लड़नी शुरू की। मान लीजिए स्टेट ऑफ हैदराबाद जो है वो मद्रास के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद को सपोर्ट किया उसके कॉमन एनिमी को डिफीट करने के लिए। तो कुछ ऐसे कॉमन एनिमीज को क्या किया, आइडेंटिफाई किया गया और एक ट्रस्ट बिल्डअप किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इन रिटर्न स्टेट टू गिव मनी टू EIC। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मॉडर्न वेपनरी थी उस टाइम, जो उस टाइम के प्रिंसली स्टेट्स के पास नहीं थी। सो जिसके भी साथ ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी होती थी, उनके सोल्जर्स खड़े होते थे, उनका जीतना 100% पहले ही फिक्स हो जाता था। सो बदले में स्टेट उन्हें क्या देता था, स्टेट उन्हें पैसा देता था। ओनली सोल्जर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू फाइट, नो मैन पावर ऑफ स्टेट वॉज रिक्वायर्ड। और राजा को क्या लगता था कि भाई मेरी तो कोई मैन पावर लगी नहीं रही है, मेरे बिहाफ पे सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स लड़ रहे हैं, तो मेरा तो फायदा ही फायदा। बट इसके पीछे सबसे बड़ा जो हिंट था वो यही था कि आपकी खुद की पावर जा चुकी है, आपकी खुद की आर्मी जा चुकी है, अब आप पपेट इसके बन चुके हो। स्टेशनिंग ऑफ सब्सिडरी फोर्सेज इन नेटिव स्टेट, ठीक है। नेटिव स्टेट में कैंटोनमेंट एरिया बनने शुरू हुए, यहीं से कैंटोनमेंट बोर्ड की भी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस की कॉस्ट है, आर्मी को रखने की कॉस्ट है, वहाँ की देखभाल की कॉस्ट है, वो सब वहाँ का राजा ही देगा। अगर राजा ने पैसा नहीं दिया तो उसके बदले में उसका लैंड कैप्चर कर लिया जाता था। और जनरली यही होता था कि ट्रूप्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगता था, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर, उनकी वेपनरी के ऊपर, ठीक है, उनके जो भी वो चीजें यूज करते थे उनके एरिया को मेंटेन करने में। और इतना पैसा जनरली स्टेट के पास एक टाइम के बाद खत्म हो जाता था, जिसके बदले उस अलायंस में ये भी लिखा होता था, इफ यू फेल्ड टू गिव मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स योर लैंड वुड बी टेकन अवे। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने लैंड एनेक्सेशन इनका स्टार्ट किया। अब कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किए हैं। सो द फर्स्ट वाज हैदराबाद, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट वाज हैदराबाद, द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू साइन द ट्रीटी इन 1798, फॉलोड बाय मैसूर, ठीक है, इन 1799, देन तंजौर इन 1801, देन पेशवाज, मतलब कि जो मराठा थे इन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस बाद में साइन कर लिया था,
जो कि हमने एंग्लो मराठा वॉर का एक कॉज भी देखा था, एंग्लो मराठा वॉर में पढ़ा भी था, 1801-02 में हुआ था। देन अवध इन 1801, भोसलेज ने भी साइन किया था जो मराठा की कॉन्फेडरेसी थी, एंड देन इंदौर ऑल्सो साइंड 1818। इन दोनों की हेल्प से ही मराठा डायनेस्टी को पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया गया। सो दिस वाज योर सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? ये एक तरीके का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, ठीक है, जिसको मॉडिफाई किया गया था। सबसे पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये होता है कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी होंगी, तो फादर की प्रॉपर्टी और जो फादर के जितने भी राइट्स होंगे वो डायरेक्टली सन उसको इनहेरिट कर लेगा। उसको क्या होता है, जो हम कहते हैं ना कि पुश्तैनी चीजें हैं बिल्कुल हमारे नाम पे हो गई, उसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। जो आपके फादर की या जो भी ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है वो आपके नाम डायरेक्टली हो जाती है। इन केस ऑफ नो सन, द ट्रेडिशन ऑफ अडॉप्शन, द अडॉप्टेड सन टू इनहेरिट ऑल राइट्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज पेटर्न फादर। मान लीजिए अगर आप बायोलॉजिकल सन नहीं है किसी के केस में, अगर आप अडॉप्टेड हैं, तो अडॉप्टेड सन के केस में भी सेम होता था कि जो आपके पेटर्न फादर है, मतलब जिन्होंने आपकी देखभाल की, जिन्होंने आपको अडॉप्ट किया, उनकी प्रॉपर्टी भी आपके अंदर डायरेक्टली इनहेरिट हो जाती थी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से पहले डेफिनेशन थी। तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल निकाला, जो कि था इन केस ऑफ अडॉप्शन। यहाँ पे एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरफेयर किया इनहेरिटेंस लॉज में। कैसे? 1825 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला दैट एवरी रूलर अंडर हिंदू लॉ इज फ्री टू नॉमिनेट हिज सक्सेसर। उन्होंने बोला कि आप हिंदू लॉ के बेस पे कोई भी अपने सक्सेसर्स का नाम दे सकते हो, हमें नोटिफाई कर सकते हो कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी या मेरे आगे वाले सन ये है, मेरी जितना भी किंगडम है, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इसके पास जाएगी। 1831 में द गवर्नमेंट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। वो देखेगा कि जो आपने नॉमिनेट किया है, अपना हायर सक्सेसर नॉमिनेट किया है, क्या वो वैलिड सक्सेसर है, क्या वो अडॉप्टेड है या वो बायोलॉजिकल है। यहाँ पे हुआ सारा का सारा गेम शुरू, ठीक है। 1848 में क्या हुआ? दो चीजें निकल के आई। एक जगह आई कि एनेक्सेशन अलाउड था और एक जगह थी एनेक्सेशन अलाउड नहीं था। थोड़ा सा अगर हम देखें तो एनेक्सेशन अलाउड कैसे था? एनेक्सेशन अलाउड वहां था जहां पर बायोलॉजिकल सन अवेलेबल था, जहां पे डायरेक्टली आपको सक्सेसर पता है, और नॉट अलाउड वहां था जहां पे कोई बायोलॉजिकल सन अवेलेबल नहीं है, जहां पे डायरेक्टली अडॉप्शन देखने को मिला। और जहां पे डायरेक्टली अडॉप्शन था वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लग के ईस्ट इंडिया की सारी प्रॉपर्टी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ले रहा था। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था, विच वाज नथिंग बट अ लूप होल, ठीक है। ये एक लूप होल था किसमें? द इनहेरिटेंस लॉ। और इनहेरिटेंस लॉ भी किसके लिए? जो अडॉप्टेड हैं, जिनके बायोलॉजिकल सक्सेसर्स नहीं हैं। उस केस पे क्या किया जाता था? द ब्रिटिशर्स वुड डायरेक्टली अनेक्स द एरियाज द स्टेट्स अंडर ब्रिटिश इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट हायर। मतलब जहाँ पे अडॉप्शन का केस है, जहाँ पे कोई बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं है, वहीं पर ही ब्रिटिशर्स जो थे वो इन स्टेट्स को एनेक्स, इन एरियाज को एनेक्स कर लेते थे। एंड ये आगे चल के जो हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे, उसका एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रहा है। तो विच वर द इम्पोर्टेंट एरियाज थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि जिससे इसको अनेक्स किया गया था? तो द फर्स्ट एरिया टू बी अनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फर्स्ट सतारा in Maharashtra 1848, then Jaipur and Sambalpur, Bundelkhand in 1849, Bhagat Shimla in 1850, Udaipur in 1852, Jhansi in 1854 and Nagpur in 1854। So आप देख सकते हो कि कितना एरिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से भी अनेक्स ब्रिटिशर्स ने कर लिया था। और कौन कौन से एरियाज थे जो जिनका डायरेक्ट एनेक्सेशन हुआ था? ये वो है जिनका एनेक्सेशन ना तो सब्सिडरी अलायंस से हुआ है, ना ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से हुआ है, बट कुछ वेरियस मिसलेनियस रीजंस की वजह से हुआ है। तो पहला एरिया है पंजाब का। पंजाब का हुआ था ड्यू टू एरियर इन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। आपको पता है हमने एंग्लो सिख वॉर भी कवर किए हुए हैं। एंग्लो सिख वॉर में निकल के आया था कि उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा लैंड के ऊपर। जब उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया या टैक्स नहीं दे पाए, तो उनका एरिया भी ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया आफ्टर द टू एंग्लो सिख वॉर्स। सिक्किम वॉज ऑल्सो अनेक्स्ड इन 1852, ठीक है, 53 में एरियाज ऑफ दार्जिलिंग वगैरह सब अनेक्स कर लिए गए थे। देन बर्मा वाज आल्सो अनेक्स्ड इन दी एंग्लो बर्मीज वॉर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांडबो, ठीक है। इसमें ट्रीटी ऑफ यांडबू साइन हुई थी। इस ट्रीटी के बाद बर्मा विच इज दी प्रेजेंट डे म्यांमार, इसको भी अनेक्स कर लिया गया था, जिसको लोअर पेगू वॉर भी कहते हैं। एंड अवध वाज आल्सो अनेक्स्ड। नवाब वाजिद अली उस टाइम पे अवध को रूल कर रहे थे। इट वाज अनेक्स्ड इन 1856 एंड मिस गवर्नेंस की वजह से
कि जो वाजिद अली है ये ढंग से अवध को नहीं चला पा रहे हैं, पब्लिक को इनकी तरफ उकसा दिया गया और वाजिद अली को वहां से हटा दिया गया। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिया का अब ऑलमोस्ट 90% एरिया हैज बीन अनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर। तो थोड़ा सा आपको बता दूं, हमने मिलिट्री अप्रोच पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस डिस्कस किया, देन प्रिंसली स्टेट्स डिस्कस किए, सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी हमने डिस्कस कर ली है, प्लस पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जो भी पॉलिसीज हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सो कीप ऑन रिवाइजिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। थैंक यू।